बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अरीबा हनीफ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th, ठीक है, जो चैप्टर का हमने नाम था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसका आज हम दूसरा टॉपिक जो है वो रीड करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता नाता है, उसका क्या ताल्लुक़ है दूसरी साइंसेस के साथ, और दूसरी साइंसेस के साथ वो कितना रिलेट कर रही है, वो सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, कि साइंस की मुख्तलिफ़ शाखों के बाहमी ताल्लुक़ से हम इनकार नहीं कर सकते और इसको हम नहीं झुटला सकते कि इनका आपस में ताल्लुक़ है। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। बायो में जानदारों के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उनकी मालूमात शामिल है, लेकिन दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल, लेकिन ये जो इन मालूमात है ये दूसरी साइंस साइंस की ब्रांचेस के साथ इसका ताल्लुक़ है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। हर जो ब्रांच है, हर जो शाख है साइंस की, उसका दूसरी साइंस की शाख के साथ ताल्लुक़ है। ठीक है, और वो ताल्लुक़ कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो पेरेंट्स हैं उनकी आगे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, मतलब औलाद है, ज़ाहिर सी बात है जो औलाद है उनका आपस में भी तो कोई ताल्लुक़ है ना। इसी तरीके से जो सारी ब्रांचेस हैं साइंस की वो साइंस से निकली हैं, तो उन ब्रांचेस का भी आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इनका ताल्लुक़ आपस में ज़रूर होता है। अब यहाँ पर जो एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि बायो के साथ दूसरी जो शाखें हैं वो कैसे मिलती हैं, उसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि देखें, जब एनिमल मूव करता है, वो मूवमेंट का प्रोसेस करता है, तो हमारे ज़हन में आता है कि ये एनिमल मूव कैसे कर रहा है। तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो बायोलॉजिस्ट हमें फ़िज़िक्स के लॉ ऑफ मोशन का हवाला देता है कि ये लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये मूव कर रहा है। ये जो लॉ ऑफ मोशन है वो फ़िज़िक्स का है, तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजी का जो लिंक है वो फ़िज़िक्स के साथ भी है। अब इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मीन है, डिसिप्लिनरी मीन सब्जेक्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस मीन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, के जो साइंसेस की ब्रांचेस हैं उनका आपस में, जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है जी बायोफिज़िक्स। बायोलॉजी ये एक अलग सब्जेक्ट है और फिज़िक्स एक अलग सब्जेक्ट है, और इन दोनों को मिला के हमने बायोफिज़िक्स बनाया कि बायो के साथ फ़िज़िक्स का क्या लिंक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स के असूलों को हम इसमें रीड करेंगे। ठीक है, अब फ़िज़िक्स के तो बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारे असूल हैं, और वो सिर्फ प्योर फिज़िक्स में पढ़े जाते हैं सारे असूल, लेकिन इस बायोफिज़िक्स में हम सिर्फ वो वाले असूल पढ़ेंगे जो बायोलॉजिकल फिनोमिना पर लागू होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो अप्लाई होते हैं वो रूल्स हम इसमें स्टडी करेंगे बायोफिज़िक्स में। इसकी मिसाल है, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्ब ऑफ एनिमल इन द बायोलॉजी। उसने ये बताया है कि फ़िज़िक्स का जो लिवर है, फ़िज़िक्स का लिवर और बायोलॉजी में एनिमल के जो लिम्ब्स हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। अब इसमें फ़िज़िक्स में जो लिवर है, लिवर LEVER है, लिवर, ये वो वाला लिवर जिगर नहीं है, वो LIVER होता है। ठीक है, ये लिवर फ़िज़िक्स का है, और ये लिवर कहाँ पर यूज़ होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि ये तकड़ी होती है ना, तो तकड़ी के जो पलड़े होते हैं उसके दरमियान में ये होता है, जो स्लाइड्स होती हैं, एक जगह पे हम वेट रखते हैं और दूसरी जगह पर हम जो मेजर करने वाली चीज़ होती है उसको रखते हैं, तो उनके दरमियान में ये लिवर जो होता है वो फिक्स होता है, जो उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है और उनको बैलेंस भी करता है। ठीक है, तो इसको हम लिवर बोलते हैं। तो लिम्स क्या चीज़ होती है, लिम्स जो हैं हमारी टांगें, हमारे जो बाजू हैं, इनको
मिलाकर गैदरली जो हम कहते हैं, इनको हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसने ये बताया है कि बायोलॉजी में जो लिम्स होते हैं और फिज़िक्स का जो लिवर है, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायो भी एक अलग सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री भी एक अलग सब्जेक्ट है। अब इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो हम रीड करेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। केमिस्ट्री में हम डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री रीड करते हैं, और कंपाउंड्स अगर केमिस्ट्री प्योर केमिस्ट्री में देखें तो वो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उनमें से अगर एक हम वाटर की एग्जांपल ले लें तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो कंपाउंड की केमिस्ट्री के मुतालिक पढ़ने से ये मुराद है कि वो जो हाइड्रोजन है उसका जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पढ़ना, उसका कलर, उसका टेस्ट और उसका आपस में जो एंगल है उनके बॉन्डिंग का, वो सब कुछ रीड करना, उनका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ये रीड करना, ये है उस कंपाउंड की केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री में तो हम बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम रीड करते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ वही कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अक्कर होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस में पाए जाते हैं जो कंपाउंड्स, उनकी केमिस्ट्री को रीड करना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल उसने दी है कि द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। उसने ये कहा है कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, आप ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन किस में होती है? प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बगैर जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, इसको हम चैप्टर नंबर 7 में रीड करेंगे डिटेल में, लेकिन इसकी यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दी गई है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये केमिस्ट्री के इल्म में आता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अगर हम देखें तो उसकी एक प्रॉपर इक्वेशन है, और इक्वेशन के बाद उसका एक प्रॉपर रिएक्शन है, और 2 कंपाउंड्स हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद उनकी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होती है। और जाहिर सी बात है कंपाउंड्स होंगे तो उनकी केमिस्ट्री भी हम रीड करेंगे, और उनका आपस में रिएक्टेंट्स का कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाना, इससे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होती है। तो दैट्स मीन बायोलॉजी में हम जानदारों में केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी एक छोटी सी मिसाल थी कि बायो के साथ केमिस्ट्री कितना रिलेट कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे आ जाता है जी बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। बायो और मैथमेटिक्स, ठीक है, ये भी 2 सब्जेक्ट्स हैं और इनका आपस में हम लिंक पढ़ेंगे। बायोमेट्री, बायो मीन बायोलॉजी, लाइफ, एंड मेट्री मेजरमेंट को कहते हैं, ठीक है। ये मेट्री जो है मेजरमेंट करना, पैमाइश करना, इसके मायने में आता है। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को हम यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स हैं जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मालूम करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए अप्लाई करते हैं बायोलॉजी प्रोसेसेस पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद तजुर्बे का काम करने के बाद जब हम डाटा को गैदर करते हैं तो उसका तज्जिया करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मैथमेटिकल जो रूल्स हैं उस पर अप्लाई करते हैं। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पूरी क्लास है उसके स्टूडेंट्स का हमने वेट लेना है, ठीक है। तो हमने उसका वेट लिया। जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो उसमें जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो मैथ्स की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट है 48 kg, तो 48 जो है वो लैंग्वेज है मैथ्स की, ठीक है। तो हम उसका जो पूरी क्लास का वेट करेंगे, उसकी मीन्स और मोड्स जब मालूम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सारा कुछ हमें मैथमेटिक्स का अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे हम आगे मेन जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारा काम होगा, जिसके ऊपर करना है हमने काम, तो जाहिर सी बात है वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से जो बायो है वो मैथमेटिक्स के साथ भी रिलेट करती है।
आगे आ जाती है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफी मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी चीज़ को लाइंस के साथ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम उसकी ग्राफी कर रहे होते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट species of living organisms in different geographical regions of the world। कि इसमें हम जियोग्राफिकल रीजन्स, दुनिया के डिफरेंट जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उसमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी तकसीम और उनका पाया जाना इसमें हम रीड करते हैं। देखें, अगर हम किसी मुख्तलिफ़ क्लाइमेट में किसी दूसरे आबो हवा जिसमें मुख्तलिफ़ आबो हवा मौजूद होती है तो ज़ाहिर सी बात है उनके यहाँ रहने वाले जो जानदार होंगे, जो स्पीशीज़ होंगे, वो उसी आबो हवा के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हुए होंगे, उनके मुताबिक वो ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे होंगे और उनकी दूसरी आबो हवा वाले जानदारों से मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मुख्तलिफ़ उनका रहन सहन होगा और उनकी उसी मुताबिक जो मॉडिफ़िकेशन उनके फ़िज़िकल और इंटरनली जो उनकी मॉडिफ़िकेशन होती है उन सब को हम बायोजियोग्राफी में रीड करते हैं, ठीक है। और इसकी यही बेनिफिट्स है कि जब हम एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स में जिसमें जहाँ पर मतलब क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्लाइमेट, तो उसमें रहने वाले जानदारों की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो बायोजियोग्राफी में देखते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज्ड होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें जो बियर्स हैं, बर्फ़ानी रीछ जिसे बोलते हैं, तो वो बर्फ़ में रहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका जैसे क्लाइमेट होता है वो ठंडे इलाके में रहते हैं, तो उसी तरीके से उनका जो जिस्म है वो मॉडिफाइड हुआ होता है, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ रीजन्स में रहने वाले लोगों स्पीशीज़ को हम देखते हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं और ये सारा काम हम बायोजियोग्राफी में करते हैं, इस सब्जेक्ट में करते हैं। आगे आ जाता है जी बायो इकोनॉमिक्स। ये हमारा लास्ट फॉर्म है, टाइप है, ठीक है। इसमें हम बायो मीन लाइफ और इकोनॉमिक्स जो है रुपये या पैसा के मीनिंग में आ जाती है कि इसमें हम किसी चीज़ को मैयर करके या किसी चीज़ को की जांच पड़ताल उसकी मैयरमेंट करके पैसों की मदद से, ठीक है, और इकोनॉमिकली तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसका हम बेनिफिट और लॉस वगैरह देखते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हवाले से हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि एक किसान है और यही एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। एक किसान है, उसने गंदम की जो फसल है वो उसने उगाई है अपने खेत में, तो उसके ऊपर जो उसने ख़र्च किया है, जो उसको पानी का ख़र्चा आया, बीज का ख़र्चा आया, जो भी आया, वो जब उसने उसके ऊपर ख़र्च किया और जब वो उसे काटता है तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो उसको बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए वो फाइंड आउट करता है कि उसको कितना बेनिफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ज़ाहिर सी बात है जितना वो ख़र्च करेगा और उसके ऊपर जितना उसको बेनिफिट आता है वो जो ख़र्च किया हुआ होता है उसको अपने बेनिफिट से माइनस करेगा और उसके ऊपर अगर उसको बेनिफिट आ रहा है तो दैट्स मीन उसे बेनिफिट हुआ है। अगर वो बेनिफिट जो उसे प्रॉफिट जो हुआ है चीज़ से वो उसकी खर्च करदा चीज़ से कम है तो उसे लॉस हुआ है। तो इसी तरीके से वो बायो इकोनॉमिकली अपनी जो बेनिफिट और लॉस को डिटरमाइन कर सकता है, जान सकता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई लेक्चर एंड एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।